गुड मॉर्निंग। आज हमारे इस वीडियो में का टॉपिक है अमेरिका का संविधान। जो बीए सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है, विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, उसमें अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का आज हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। 5 देशों के संविधान और उनके तुलनात्मक जो अध्ययन है वो हमें इसमें पढ़ना है। तो आज है अमेरिका का संविधान। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके संविधान का निर्माण जो है वो 1789 में ही हुआ, परंतु इस संविधान का निर्माण यकायक नहीं हुआ, मतलब तुरंत ही संविधान नहीं बना था। लगभग 150 वर्ष लगे इसको बनाने में, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अमेरिका में जाकर बसे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए घोषणा की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार संविधान जो अमेरिका का संविधान है उसका उदय 4 चरणों में हुआ। पहले औपनिवेशिक युग था, उससे बाहर निकलकर ये लोग स्वतंत्रता की घोषणा करी इन लोगों ने। फिर उन्होंने एक परिसंघ की स्थापना करी वहाँ के राज्यों ने मिलकर, और फिर उन्होंने संविधान का निर्माण किया। जो फ्रेंच राजनीतिक शास्त्री डी टॉकविले है वो कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान सरल और संक्षिप्त है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी कितना छोटा है, तथा इसमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता भी है। ऐसा ही ग्लैडस्टोन कहते हैं कि अमेरिकी जो संविधान है मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है, ठीक है। तो इस लोगों ने कहा है, तब देखते हैं ऐसा क्या इसमें आश्चर्यजनक बात है। तो पहली विशेषता है कि जो अमेरिका का संविधान है वो लिखित है और निर्मित है। निर्मित है, इसका किसी पर्टिकुलर समय पर निर्माण हुआ है। लिखित है यानी इसके सारे प्रावधान लिखे हुए हैं। ब्रिटेन के संविधान की तरह अलिखित प्रावधान नहीं है। अमेरिकी संविधान का निर्माण 1789 में हुआ। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ये हमें याद रखना है कि विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा था। ब्रिटिश संविधान की तरह इसका कोई क्रमिक विकास नहीं हुआ था, बल्कि संविधान के मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्माण किया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस सम्मेलन में अमेरिकी संविधान के ढांचे का निर्माण हुआ था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा। यह एक निश्चित समय की रचना है। यद्यपि न्यायिक जो व्याख्या है, प्रशासनिक कार्य, परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा है, किंतु संविधान की जितनी भी धाराएं हैं और उनका मूल ढांचा लिपिबद्ध है, मतलब वो लिखा हुआ है। अमेरिका ने लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यों को इसे अपनाने की ओर प्रेरित किया। सबसे पहले अमेरिका ने अपना संविधान लिखा तो बाकी राज्य, बाकी देश जो हैं जो अपना संविधान बनाना चाहते थे वो मतलब उन लोगों ने इसी से प्रेरणा ली कि हमें हमारा संविधान लिखित रूप में बनाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि ब्राइस कहता है कि अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये सबसे ज़्यादा संक्षिप्त यानी छोटा संविधान है। विश्व के जितने भी देशों के संविधान बने हुए हैं, जबकि देश सबसे बड़ा है, इसको हम विश्व शक्ति बोलते हैं, लेकिन इसका संविधान बहुत छोटा है, ठीक है। इस जो संविधान है, इस अमेरिकी संविधान में केवल 7 ही अनुच्छेद हैं, जबकि बाकी देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में 128 हैं, कनाडा में 147 हैं। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं, और भारतीय संविधान के तो हम पूछो मस्त 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन वहाँ का संविधान बहुत ही छोटा है, ठीक है। अगली विशेषता है लोकप्रिय संप्रदाय पर आधारित संविधान, यानी वहाँ का जो संविधान है लोकप्रिय संप्रदायता यानी संप्रभुता है, लेकिन वो लोकप्रिय है। अमेरिका के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता लोकप्रिय संप्रदाय के सिद्धांत को यहाँ पर उसमें स्वीकार किया गया है, ठीक है। जो पहले संविधान बना था परिसंघ का 1773 में, उसमें ये वाली विशेषता नहीं थी, क्योंकि उसमें संप्रभु राज्यों में संप्रभुता थी और राज्यों में निहित थी। लेकिन जो वर्तमान जो संविधान है अमेरिका का, उसमें इस भूल को सुधार किया गया और संविधान में घोषणा की गई कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के जो लोग शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था, सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। इस प्रकार अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा, यानी ऐसे प्रतिनिधि जिनको जनता ने निर्वाचित किया है, उनके द्वारा किया गया था। संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता भी जनता को ही प्रदान की गई। इसका मतलब ये है कि अगर संविधान में कभी आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा तो उसका अधिकार केवल जनता को ही है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी अमेरिकी संविधान के अंतर्गत संविधान को ही सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है।
फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा जो लिखित प्रलेख संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है, और राष्ट्रपति कांग्रेस का मतलब हमारे हमारे भारत वाली कांग्रेस नहीं, वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसको कांग्रेस कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयाँ सब इसके अधीन हैं और किसी के द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्चता का ये मतलब है कि अमेरिका में जितनी भी संस्थाएं सर्वोच्च, जितने भी वहाँ पर सर्वोच्च पद हैं, उन सबसे ऊंचा है ये कौन? वहाँ का संविधान। और संविधान में जो लिखित बातों कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, और इसकी सर्वोच्चता का उल्लेख वहाँ के संविधान के अनुच्छेद 6 में किया गया है। ठीक है, अब आती है इसकी अगली विशेषता कि ये कठोर संविधान भी है। ठीक है, एक सर्वोच्च संविधान और कठोर संविधान का मतलब होता है कि इसमें जब चाहे तब वहाँ की जो संशोधनकारी संस्था है जिसको संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, वो मनमर्जी संशोधन नहीं कर सकती है। इस कारण वो कठोर संविधान है ना। अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण अर्थात संशोधन के कार्य जो संविधान में संशोधन वो नहीं किया जा सकता है। जैसे वहाँ की जो कांग्रेस है वो कानून बनाती है, वो जिसकी वो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया द्वारा वहाँ के संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से अलग प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है, इसलिए वो कठोर संविधान है। और इसी कारण अब तक 215 या 220 जो वर्ष हो गए उनके इतिहास में संविधान में केवल 27 ही संशोधन हुए हैं। इनमें भी पहले जो 10 संशोधन तो एक साथ ही संविधान निर्माण के तुरंत बाद ही कर दिए गए थे, जिसके द्वारा संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों को जोड़ा गया था शुरू के 10 संशोधनों के द्वारा। अगली विशेषता है कि अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका मतलब होता है कि अमेरिकी लोकतंत्र का जो अध्यक्ष है यानी वो ब्रिटेन के सम्राट की तरह उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता है। ये विशेषता हमारे संविधान में भी है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वो उत्तराधिकार में अपना पद धारण नहीं करता है। ऐसा ही ब्रिटेन अमेरिका में है, वहाँ वो निर्वाचित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति, जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन होता है। न केवल संघ वर्ण इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना वहाँ पर की गई है। ठीक है, और जो गणतंत्रीय सरकार होगी ये वहाँ के संविधान की धारा 4 में कहा गया है। अब अगली विशेषता है कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना, यानी वहाँ पर प्रतिनिध्यात्मक जनता द्वारा निर्वाचित लोकतंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, लोकतंत्र आप लोगों को पता है 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसी को ही प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। संविधान निर्माता इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा विशाल जो देश है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था जब संविधान बना रहे थे हम, इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। ठीक है, अगला है कि वहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता या न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या और रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वह न्यायालय को सर्वोच्च स्थिति में रखना जरूरी होता है। हमारे यहाँ भी ऐसे रखा गया है। क्यों? क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में राज्यों के बीच में बहुत सारे प्रकार के विवाद होते रहते हैं, उनको सुलटारा करने का जो क्षेत्राधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया जाता है। ठीक है, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं, राज्य सरकार के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है, और इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहते हैं, जो उनके न्यायालय को प्राप्त है। अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में ही ये शब्द है कि न्याय पुनरावलोकन क्या होता है। इसका मतलब ये है कि संविधान के विरुद्ध जितने भी कानून बने होते हैं, कोई राष्ट्रपति आज्ञा देता है या राज्य सरकार कानून बनाती है, उनको जो न्यायालय है जाँच करके संविधान के अगर वो विपरीत पाए गए तो उनको अवैध घोषित कर सकती है। न्यायालय का यही अधिकार न्याय पुनरावलोकन का अधिकार कहलाता है। अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि जो अमेरिका है उसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति को वैधानिक दृष्टि से देश के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, यानी कि वहाँ पर एक ही प्रधान है। संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं की तरह 2 नहीं होते हैं, एक वास्तविक और एक
नाम मात्र का, ऐसा नहीं, वो वास्तविक भी वही है और औपचारिक भी वही है। दोनों ही प्रधान राष्ट्रपति है जो वैधानिक दृष्टि से चुना जाता है। ठीक है, व्यवहार में इस पद्धति ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप ग्रहण कर लिया इसी कारण, यानी वहाँ पर अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति की इस स्थिति के कारण, राष्ट्रपति पद की महत्ता के कारण ऐसा लगता है कि जनता सारी उसमें इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली। ठीक है, निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, यानी मंत्रिपरिषद भी राष्ट्रपति ही बनाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका में अध्यक्ष ही सब कुछ होता है। ये जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व, कार्य संपूर्णतः राष्ट्रपति पर ही निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करता है, लेकिन जो राष्ट्रपति है या मंत्रिपरिषद सदस्य हैं व्यवस्थापिका कार्यवाही में भाग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। व्यवस्थापिका अपने हिसाब से कार्य करती है, कार्यपालिका अपने हिसाब से कार्य करती है, न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करती है। अगली विशेषता है सीमित शासन का सिद्धांत, यानी कि अमेरिका में सीमित शासन का सिद्धांत अपनाया गया है। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जो था जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन भी किया था, क्योंकि वो ब्रिटेन के उपनिवेश था पहले अमेरिका, और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार के अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त वे लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से भी प्रभावित थे, यानी कि सीमित शासन को क्यों अपनाया उसके कारण है पहला तो ब्रिटिश सम्राट के अत्याचार, दूसरा जो लॉक था उसने व्यक्तिवादी दर्शन दिया था, उससे वो वहाँ के संविधान निर्माता प्रभावित थे और शासन को एक न्यास मात्र मानते थे वो। ठीक है, इस अतः उनके द्वारा जो उपाय अपनाए गए थे वो है कि संविधान सर्वोच्च हो, अधिकार पत्र की व्यवस्था हो, शक्ति पृथक्करण हो और न्यायपालिका स्वतंत्रता हो। ये जो 4 कारण हैं ये शासन को सीमित रखते हैं, शासन पर नियंत्रण स्थापित करके रखते हैं। यानी जो सरकार है वो मनमर्जी से कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर संविधान है, संविधान की वो अवहेलना नहीं कर सकता शासन। अधिकार पत्र है, मतलब लोगों का अधिकार है, तो लोगों के जो मूल अधिकार हैं उनके विरोध में कोई भी कानून वो नहीं बना सकता। शक्ति पृथक्करण है, इसलिए शासन केवल अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करेगी सरकार, कार्यपालिका, और वो व्यवस्थापिका न्यायपालिका में इंटरफेयर नहीं करेगी। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इसका मतलब है कि अगर वो कोई भी ऐसा कार्य करती है जो संविधान के विपरीत है तो वो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। और अगली विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। ठीक है, यानी ब्रिटेन के संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। और कब अपनाया गया था इनको? फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, उसके द्वारा निर्मित जो संविधान था उसके मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों को व्यवस्था नहीं थी। यानी संविधान जो मूल बना था उसमें मूल अधिकार नहीं थे। जैसे हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य व्यवस्था नहीं थी, वैसे ही वहाँ पर मूल अधिकार व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर पहले संशोधन के द्वारा, पहले से लेकर प्रथम 10 संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार वहाँ पर मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप में उल्लेख शासन कला को अमेरिकी संविधान की मुख्य देन है। नागरिक अधिकारों को लिखित रूप में संविधान में जो जोड़ा गया था पूरे विश्व को अमेरिका के संविधान की देन मानी जाती है, जिसका अनुसरण किस किसने किया? आयरलैंड में अपनाया इस तरह लिखित संविधान, लिखित जो कानून है, जापान ने अपनाया, भारत ने भी, हमने लिखित रूप में सारे अधिकार संविधान में अपनाए हैं और अन्य देशों द्वारा भी इसको अपनाया गया है। ठीक है, आगे विशेषता है दोहरी नागरिकता, यानी वहाँ पर जो लोग हैं उनकी हमारे भारत की तरह एक नागरिकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो पूरे अमेरिका की नागरिकता होती है लोगों की, और जिस राज्य के वो होते हैं उनकी भी नागरिकता उनको प्राप्त होती है। यानी अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की जिस राज्य में वो रहता है उसकी नागरिकता उसको प्राप्त है, एक अमेरिका की नागरिकता उसको प्राप्त है। ठीक है, तो वहाँ पर 2 प्रकार की नागरिकता है। व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान, जो अमेरिका का संविधान है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित सबसे प्रमुख संविधान कहा जाता है। जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन थे, यानी किससे प्रभावित होकर इस विशेषता को अपनाया? लॉक था, हॉब्स लॉक, रूसो जो हम पढ़ते हैं ना लॉक, उसका व्यक्तिवादी दर्शन, यानी वो व्यक्ति को प्रधानता देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का समर्थन करता है। वो कहता है व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी होता है, वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता है, राज्य को उसके प्रत्येक कार्य में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लॉक से प्रभावित होकर संपत्ति के अधिकार को जीवन स्वतंत्रता के समान ही पवित्र और अनुल्लंघनीय मानते थे। व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण अमेरिकी संविधान में स्वतंत्र आर्थिक नीति को भी अपनाया गया। वहाँ जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना उसको अपनाने का कारण भी यही है। ठीक है, संविधान में यह उद्घोषणा की गई थी कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना
हमारे यहाँ भी है ये, के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति का हस्तग्रहण किया जाता है या उसको संपत्ति को लिया जाता है तो उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारे इंडिया में भी सेम ऐसा ही है। संविधान का निर्माण हो चुकने के बाद भी व्यक्तिवाद दर्शन का प्रभाव वहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि संविधान के 14वें संशोधन के द्वारा निगम, श्रम, व्यापार आदि की चर्चा पर संपत्ति संबंधी अधिकार को अधिक व्यापक बनाया गया और आर्थिक व्यक्तिवाद की नींव वहाँ पर सुदृढ़ की गई थी। अगला है इसकी विशेषता कि संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट गई है, उनका उल्लेख उसमें नहीं किया गया, जो कि भारत का संविधान इतना व्यापक है क्योंकि इसमें सारी बातें हैं उनको लिख दिया गया है कि किसी बात को लेकर आगे कोई उलझन पैदा ना हो। ठीक है, जैसे लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। जैसे कि संविधान में बैंक का, निगम, शिक्षा, लोक सेवा, कृषि, श्रम उद्योग, राजनीतिक दल आदि के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। संविधान में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही संघीय सरकार और उनकी इकाइयों के बीच में शक्ति का विभाजन उतना स्पष्ट किया जितना कि होना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमेरिका के संविधान में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका उसमें उल्लेख नहीं किया गया, जबकि भारत के संविधान में उनका उल्लेख है, तो वो ये सारी बातें आएंगी। और इसकी लास्ट विशेषता है शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित संविधान। यानी अमेरिका का संविधान है उसमें शक्ति विभाजन को अपनाया गया है और साथ में शक्ति विभाजन करके ऐसा नहीं कि अलग अलग शक्तियों की सरकार के 3 अंगों की विभाजित कर दिए, उनमें आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण भी रहता है और संतुलन भी बना रहता है। अमेरिकी संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए वो प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक की स्वतंत्रताओं को आघात पहुंचा सकता है। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों व्यवस्था भी की गई, वरन अपने संविधान को शक्ति विभाजन पर आधारित किया गया। ठीक है, शक्ति विभाजन का मतलब हो गया शक्तियाँ तीनों सरकार के 3 अंगों में अलग अलग विभाजित करना। ठीक है, तो शक्ति विभाजन कर दी और उनका आपस में अमेरिकी संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ वहाँ पर नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, जिससे शासन का कोई अंग ऐसी में शक्तियाँ प्राप्त कर शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। ठीक है, तो ये है हमारे अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। अगले संविधान विशेषताओं के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।